हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPS क्लासेस वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं आपको क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की जो कि सबकी परीक्षा लोग है उसका फुल सॉल्यूशन OT शायद बताएंगे, क्योंकि कल जो सामाजिक का पेपर है क्लास 10th वालों का। तो हम देखते हैं पहले पार्ट भूगोल से। इसमें दिया है पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। इसमें लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो जो लोहे अयस्क है यानी जो लोहे अयस्क किसे कहते हैं, जिसमें लोहे का अंश रहता है उसे लोहे अयस्क कहते हैं। तो लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन हुआ है, नवीनीकरण संसाधन। ठीक है, अगला है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, वह है पुनः पूर्ति युग, यानी पुनः पूर्ति युग संसाधन नहीं है। अगला है क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अधिक सिंचाई। अगला दिया है, अगर निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है, यानी जो भूमि के कटाव को रोकने के लिए जो खेती होती है वह सीढ़ीदार खेती वह होती है उत्तराखंड में। अगला दिया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। जो काली मृदा होती है वह महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जैव और अजैव किया गया है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो निम्नलिखित में से अजैव संसाधन भूमि दिया है, जल दिया है, मानव दिया है, चट्टान है। अजैव जैव जिसमें जीवन होता है वह है मानव। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। जैव और अजैव, नवीनीकरण योग, व्यक्तिगत और संभाव्य भविष्य। जी तो हैं जीव और दूसरे आधार पर है, ए भी दूसरे आधार पर है, ये नवीनीकरण युग संसाधन है इसका सही आंसर। अगला है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी और उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी नहीं होती है, काली मिट्टी होती है। ठीक है, ना लाल होती है और ना लैटेराइट। अगली, इस नमी की धारण करने की क्षमता बहुत होती है काली मिट्टी की। अगला है, खाली स्थान भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपयुक्त कदम उठाए बिना लंबे समय के लिए लगातार उसका प्रयोग करते रहने से ... होता है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण होता है। अगला है, संपूर्ण उत्तरी भारत का मैदान ... मृदा से बना हुआ है, जो वह बना है जलोढ़ मृदा से। संपूर्ण उत्तरी मैदान का है वह जलोढ़ मृदा से बना है। अगला है, ... मृदा को रेंगन मृदा भी कहते हैं, वह है काली मृदा को रेंगन मृदा भी कहते हैं। अगला है, ... मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है, वह होती है लाल। अगला दिया है, ... मृदा चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त होती है, तो वह होती है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट में चाय की और कॉफी की अच्छी खेती होती है। अगला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वह हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 1922 को हुआ था। तो आप इसमें सन ध्यान रखना होगा, 1992 में, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगला, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है। यह जो कथन किया था वह क्या कहा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और अगला दिया है, भारत की भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार और मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत बताइए। भू की आकृतियाँ, उसका पर्वत है 30%, पठार है 27% और मैदान है 43%। अगला है, भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो मानवीय कारकों के नाम लिखिए।
तो जो जिससे भू निम्नीकरण होता है मानव की 2 क्रियाकलापों के नाम बताना है हमारे लिए। तो पहला है अति पशुचारण और दूसरी है वनोन्मूलन। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जिससे भूमि निम्नीकरण हो रहा हो और वह मानव की क्रियाएं हों। अगला है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किन 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ मृदा और प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो प्राचीन को कहा जाता है बांगर और नवीन को कहा जाता है खादर। अगला है मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो मृदा का बहाव होता है जिसमें और मृदा का कटाव होता है जिसमें उस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। अगला है चंबल बेसिन में उत्खाद भूमि को क्या कहते हैं। तो जो चंबल बेसिन में उत्खाद भूमि को यानी जो चंबल बेसिन है उसमें उत्खाद भूमि को क्या कहते हैं, उस भूमि को कहते हैं खंडन भूमि। ठीक है। अगला है पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए किस राज्य की सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने के लिए एक अधिकार दिया है। तो वह है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला है सत्य असत्य दीजिए। जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन होता है और जीवन की प्राप्ति से हुए हो। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जिनमें जीवन होता है, जैव का मतलब जीवन होता है। सूर्य ऊर्जा नवीनीकरण एक संसाधन नहीं है, असत्य है। नवीनीकरण एक संसाधन है। ये तो प्राकृतिक कारकों विशेषता है, वायु तथा जल से मिट्टी को हटाना मृदा प्रदान कहलाता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगला है समोच्च जुताई द्वारा मृदा संरक्षण होता है, सत्य है। और पंजाब राज्य में काली मृदा पाई जाती है। पंजाब राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में है नवीनीकरण एक संसाधन और समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और फिर अगला है अनवीनीकरण युक्त संसाधन, और खादर और बांगर मृदा में पौधों के पोषक तत्वों की कमी। तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे। बांगर और खादर किसके 2 अंग हैं, जलोढ़ मृदा के। मृदा में पोषक तत्वों की कमी, इसको लेटेराइट मृदा में। अनवीनीकरण युक्त संसाधन इसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन सार्वजनिक पार्क होते हैं। नवीनीकरण सौर ऊर्जा, और समुदाय वाले संसाधन समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। हमने गलत मिला दिया है, हम दूसरा मिलाते हैं इसको। इसमें दिया है सर्वप्रथम पहले से मिलाएंगे। नवीनीकरण एक संसाधन सौर ऊर्जा, अगला है स्वामित्व वाले संसाधन सार्वजनिक पार्क, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है वह महासागर होगा, क्योंकि सार्वजनिक पार्क नहीं आएंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय में महासागर आएगा। अनवीनीकरण एक संसाधन, इसमें जो आएगा वह होगा कोयला। खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी, मृदा में पोषक तत्वों की कमी, लेटेराइट मृदा। ठीक है। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन हमारे वातावरण में यानी हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, और उसे संसाधन कहते हैं। इनके कार्य और आकार भिन्न होते हैं। तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। संसाधन किसे कहते हैं, हमारे वातावरण में प्रत्येक उपलब्ध वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे संसाधन प्रयुक्त की जाती है, तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, अर्थात वे उपहार जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन कामयाब रखता है, आरामदायक बनाता है, संसाधन कहलाते हैं। अगला है संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार मानव की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास आवश्यक है। ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे लिए याद हुए। अगला है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना ना करे। ठीक है। ये वाला भी हमको याद हुआ। अगला है भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। ठीक है। अगला है सकल कृषि क्षेत्र क्या है। एक कृषि बार में बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो उसे सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। अगला है बंजर भूमि क्या है। ऐसी भूमि जिसका खेती के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है बंजर भूमि कहलाती है। ठीक है।
और इसका जैसे लिखा है तो पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि। अति सिंचन के कारण भूमि निम्नीकरण किस प्रकार होता है? अति सिंचन के कारण जो मृदा की, अगर हम अधिक सिंचाई कर दें मृदा की, तो उसमें लवणता और क्षारीयता की कमी आ जाती है, जिससे भूमि की निम्नीकरण बढ़ जाता है। अगला है मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों, विशेषतः वायु और जल के द्वारा मिट्टी को हटाना ही मृदा अपरदन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं मृदा की ऊपरी परत का क्षय हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला पढ़ते हैं, मृदा संसाधन क्या है? मृदा संसाधन, मृदा संसाधन क्या है? मृदा प्राकृतिक और महत्वपूर्ण संसाधन है, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अर्थात यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक है और यह पृथ्वी पर विभिन्न जीवों के लिए आहार उत्पन्न करता है। अगला है, मृदा के संरक्षण से रोककर आप क्या समझेंगे? मृदा का अपरदन रोककर उसके मूल गुणों का पता लगाया जाता है, इसे ही मृदा संरक्षण कहते हैं। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इनकी कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जो 3 राज्य हैं, आप इनको कैसे ध्यान रखेंगे? आपको एक ट्रिक ढूंढना है, गुममका, ठीक है। इसको आप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, और इसकी फसल जो कपास की होती है, ठीक है। अगला है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अपन खेती करते हैं तो वहाँ जो मृदा अपरदन की वो कैसे रोका जा सकता है? तो उस सर्वप्रथम एक पहला लिखेंगे हम, ऐसे इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाकर इसके अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा लिखेंगे, इसमें पट्टी कृषि करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट हुए। अगला है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से हुई, अर्थात जिनमें जीवन व्याप्त है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मानव, पशु जगत, प्राणी जात आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से नहीं हुई, अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता है, अजैव निर्जीव होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, पहाड़ आदि। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। और समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अगला, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, समाप्यता के इस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है? तो हम लिखेंगे 2। और ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कर लीजिए। इसमें लिखेंगे नवीनीकरण एक संसाधन और 2 उदाहरण दे, अथवा में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। नवीनीकरण एक संसाधन वे संसाधन जिनके भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण युक्त अथवा पुनः पूर्ति युक्त संसाधन कहा जाता है। उदाहरण पर आमतौर पर सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव इसके उदाहरण हैं। अनवीनीकरण युक्त संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिनका उत्पादन एक लंबे भू अंतराल में होता है, अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। और उदाहरण के खनिज और जीवाश्म ईंधन, इनको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ धातुएं पुनः चक्रीय हैं और संसाधन है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों के विकास में मनुष्यों की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर पढ़ेंगे, संसाधन मानवीय गतिविधियों के प्रकार हैं। यानी संसाधन के विकास में मनुष्य की निम्न भूमिका नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट वाले नहीं है, तो हम लिखेंगे संसाधनों में मनुष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनुष्य प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति में क्रिया करते हैं। और इसके अनुसार नहीं लिखना है आपको, सीरत के अनुसार नहीं लिखेंगे, हम जो हिंदी पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार लिखेंगे। सर्वप्रथम लिखेंगे संसाधन मानवीय गतिविधियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। प्रकृति द्वारा दी हुई प्राकृतिक वस्तुओं का जब मानव
प्रयोग कर लेता है तो वह संसाधन बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर नदी एक प्राकृतिक देन है। जो नदी है एक प्राकृतिक देन है। जब संसाधन यह तब बन जाती है जब मनुष्य उसका सिंचाई के रूप में प्रयोग कर लेता है। अगला है, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो अगर आप भी कल्पना करें कि अगर जो तेल संसाधन है, हम गाड़ी से कहीं भी चले जाते हैं जल्दी, अगर ये खत्म हो जाएगा तो क्या पड़ेगा हमारी जीवन शैली पर। तो हम बनाकर भी पॉइंट लिख सकते हैं। सामाजिक को आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, समझना है। तो आप पहले लिखेंगे कि अगर तेल संसाधन खत्म हो जाएगा तो हम किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, और जो लोग दफ्तर जाते हैं उस लोग अपने दफ्तर पर संचित स्थान पर नहीं पहुंच जाएगा। अगर तेल संसाधन खत्म हो जाएगा, जो सब्जियां बाजार में, जो कपड़े मपड़े आते हैं, उनकी मांगें बढ़ जाएंगी। और हमें स्कूल से अगर हम संसाधन हैं तो हम गाड़ी से स्कूल चले जाते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम पैदल ही स्कूल जाना पड़ेगा। आप इस तरह के पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सामाजिक को आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। अगर अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के अति उपभोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है। अगर संसाधनों का हम अधिकतर प्रयोग करें तो इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी। संसाधनों के अति उपभोग से निम्न समस्याएं उत्पन्न होंगी। नंबर 1 लिखेंगे, संसाधनों के अति उपभोग से संसाधनों का ह्रास होने लगा है। कुछ संसाधन कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आ गए हैं जिसमें गरीब तथा अमीर दोनों वर्गों में बंट गए हैं। और दूसरा लिखेंगे, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। आपको कोई ज़्यादा पढ़ नहीं लिखना है, आपको उसका मेन टुकड़ा उठाना है। आप अगर बनाकर लिख सकते हैं तो उसे बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, लैटेराइट मृदा के कम उपजाऊ होने के कारण बताइए। जो लैटेराइट मृदा है वह कम उपजाऊ कैसे बनी, यानी उसकी उर्वरता नष्ट कैसे हुई, तो इसको बताना है। तो लैटेराइट मृदा के कम उपजाऊ होने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, लैटेराइट मृदा रिस का नीचे, लैटेराइट मृदा के उपजाऊ तत्व, जो लैटेराइट मृदा के जो उपजाऊ तत्व हैं वह रिस का नीचे चले गए, ठीक है। इसलिए इस मृदा में कम उपजाऊ हो गई। अगला लिखेंगे, लैटेराइट मृदा गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें चूना फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। आप इस तरह के बना के पॉइंट लिख सकते हैं। अगला है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं क्या है। जो पूर्वी तट है उस पर डेल्टाओं पर, नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदी डेल्टा है उनमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन इसमें बना कर भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या है। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या है, तो हम लिखेंगे, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ और विस्तार वाली है। जो जलोढ़ मृदा है इसमें यह अधिक उपजाऊ और विस्तार वाली मृदा है। यह उत्तरी मैदानों तथा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको यह इतना लिखना है, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है और अधिक विस्तार वाली है। यह मृदा देश के उत्तरी व तटीय मैदानों में पाई जाती है। और इस मृदा का निर्माण पेड़ पौधों के सड़े गले अंश से ह्यूमन से मिलता है, ठीक है। अगला है, यह 2 प्रकार की होती है। जो जलोढ़ मृदा होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक पुरानी जलोढ़ मृदा और दूसरी होती है नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम एक शब्द में कहते हैं बांगर और इसको कहते हैं खादर। तो आप इसको कर लीजिए। अगला है, भारत में वर्ष 1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है। भारत में वर्ष 1960 से 1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका मुख्य कारण बताना है तो हम लिखेंगे, भारत में पहले तो इधर तक आपको पहला क्वेश्चन ही उतारना है, नहीं हुई, ठीक है, इधर तक उतारना है। फिर लिखेंगे, इसके का प्रमुख कारण है बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती भूमि की मांग, अधिक औद्योगिकरण और कृषि के लिए भूमि की बढ़ती मांग और खनन के कार्य होना, ठीक है, इतना लिखेंगे। अगला है, प्रौद्योगिकी और विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ है। तो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसा हुआ है। इसमें लिखेंगे, प्रौद्योगिकी विकास के कारण औद्योगिकरण हुआ है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ। प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भर कृषि को व्यापारिक
कृषि में परिवर्तित कर दिया। इसके कारण संपदा का अधिक उपयोग हुआ और प्रौद्योगिकी विकास में ने खनन की प्रक्रिया में सुधार किया। नंबर दूसरा लिखेंगे आर्थिक विकास के कारण नगरीकरण और आधुनिकीकरण हुआ, इससे संसाधनों की मांग में वृद्धि हुई। अगला लिखेंगे संभावी संसाधन क्या है समझाइए। वे संसाधन यानी संभावी संसाधन क्या कहलाते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो परंतु उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया हो, संभावी संसाधन कहलाते हैं। आमतौर पर राजस्थान और पश्चिम भाग में, भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। अगला है विकसित संसाधन को समझाइए। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, यानी विकसित संसाधन। आप विकसित का मतलब तो समझ ही चुके होंगे, यानी विकसित यानी जिसका उपयोग किया गया हो, यानी विकसित हो यानी ज्यादातर उसका उपयोग किया जा रहा हो। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया हो तथा उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी सभ्यता के आधार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भारत में जो कोयला है वह कोयले का भंडार भी विकसित संसाधन के नाम में आता है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक योजना बनाना ही संसाधन नियोजना कहलाता है। अगला है भूमि निम्नीकरण के किन्हीं दो कारकों का वर्णन कीजिए। खनन, भूमि निम्नीकरण किससे हो रहा है उसके कोई दो कार बताना है तो खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। और खनन के कारण झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन की कमी का वनोन्मूलन ही भूमि निम्नीकरण का कारण बना। अगला है अति पशुचारण क्या है? अति पशुचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण बना। ठीक है। अगला है मृदा संरक्षण के दो उपाय बताइए। मृदा संरक्षण के दो उपाय हैं बांध बनाना। पहाड़ी नालियों और नदियों पर बांध बनाने से पानी का तीव्र प्रवाह रुक जाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता मिलती है। अगला है प्रश्न मृदा संरक्षण के दो उपाय बताइए। तो इसमें है मृदा संरक्षण के दो उपाय या मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय निम्न है। तो इसमें पहला है बांध बनाना। पहला है पहाड़ी नालों और नदियों पर बांध बनाने से पानी का तीव्र प्रवाह रुक जाता है। इससे मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता मिलती है। अगला है वृक्षारोपण। यह मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अधिक कारगर तरीका है। वृक्षारोपण से बहते हुए जल की गति शिथिल हो जाती है, इससे मिट्टी के कटाव में बाधा पहुंचती है। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखना है। बांध बनाना, आप मिट्टी के कटाव को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है मृदा संरक्षण क्या है। मृदा बहुमूल्य संसाधन है। हमारे भरण पोषण का सर्वप्रमुख साधन है। जो मृदा है यह हमारे भरण पोषण का सर्वप्रमुख साधन है। यह समस्त जाति वनस्पति जात इस पर निर्भर करती है और वनस्पति जात प्राणी जगत पर निर्भर करते हैं। आज विभिन्न भागों में इससे अनेक समस्याएं, मृदा से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा हो गई। जिस प्रकार मृदा की उपजाऊ निरंतरता कम हो रही है। जल, पवन और तथा हिम प्रवाह के द्वारा मृदा के कट जाने से अथवा और बह जाने से भूमि बेकार हो रही है। अतः मृदा संरक्षण आवश्यक है। मृदा का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो आप इसको बना कर भी लिख सकते हैं। मृदा हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है और मृदा पेड़ पौधों की उर्वरता बनाए रखती है और यह हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा है। इससे कई समस्या पैदा हुई हैं, जैसे इनकी लवणता एवं क्षारता कम हो गई है और अन्य मृदाएं बेकार भी हो गई। इस तरह के बना के लिखना है आपको क्वेश्चन। ठीक है। अगला पाठ आ गया है वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण। तो इसमें जो ओटी दी हुई है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो यह है कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण, तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है। तो यह होगा गा वाला, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है।
लकड़ी एकत्रित करना। और अगला लिखेंगे इनमें से कौन सा कामगार तरीका नहीं है। इसमें संयुक्त वन प्रबंधन और चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार एवं परिसीमन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा घ नंबर का। ठीक है, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। अगला है भारत में कितने प्रतिशत वन्य प्राणी वनस्पति जात और कितने प्रतिशत स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है। जो स्तनधारी लुप्त हुए हैं और वनस्पति जात लुप्त हुई है उसके कितने प्रतिशत खतरा है। और वनस्पति जात लिखेंगे हम 10% और स्तनधारी जात लिखेंगे 20%। ठीक है, अगला है तीसरा देखेंगे IUCN से क्या अभिप्राय है। IUCN का क्या अर्थ है, ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय। I का मतलब अंतरराष्ट्रीय, U का मतलब प्राकृतिक संरक्षण और CIN का प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ठीक है, ये आपका दूसरा वाला सही होगा। अगला है वे जातियां जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई क्या कहलाती हैं। तो ये जातियां लुप्त जातियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस कारणवश उपनिवेश काल में भारत में वनों का अधिक ह्रास हुआ है। तो इसमें है पहले में बड़े उद्योग तथा इमारतों का निर्माण। अगला है रेल लाइनों तथा सड़कों का निर्माण। अगला है रेल लाइनों, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी तथा खनन क्रियाओं में वृद्धि। अगला है कपास उत्पादन के लिए अधिक भूमि प्राप्ति हेतु वनों का काटना। तो इसके लिए है रेल लाइनों, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी तथा खनन क्रियाओं में वृद्धि। अगला है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कौन सा प्रावधान है। तो इनमें संकटग्रस्त जातियों के बचाव तथा शिकार प्रवृत्ति एवं वन्य जीवों के आवास पर कानूनी रक्षण, जंगली जीवों में व्यापार पर रोक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका जो सही आंसर होगा वह अगला है ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं। जो उड़ीसा की जो महिलाएं हैं वह शादी, महिलाएं या पुरुष कोई भी हो जनजाति, वह शादी के समय किस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आम और इमली की। ठीक है, अगला है भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे देशों में से एक है। तो वह समृद्ध देशों में से एक है। अगला है वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है जातियां कहलाती हैं। वे कहलाती हैं संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, अगला है कैंसर रोगों के उपचार के लिए टैक्सोल नामक रसायन नामक पौधे से होता है। वह होता है हिमालय यव से। ठीक है, अब अगला है भारत में नेपाल दुनिया के 2/3 को आवास उपलब्ध कराती है। जो नेपाल है, भारत एवं नेपाल दुनिया के 2/3 यानी बाघों के लिए। ठीक है, यह बाघों के लिए आवास उपलब्ध कराती है। अगला है राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है वह स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला है नीली भेड़, स्थायी हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन किस प्रकार की जातियां हैं। तो यह है सफेद जातियां। अगला है भारत में बाघ परियोजना कब लागू हुई थी। तो 1973 में। आपको इस सन को कैसे याद रखना है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसको सन को ऐसे याद रखना है कि 1972 में हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और 1973 में बाघ परियोजना लागू हुई थी। तो जो 1972 और 73 वो निकट है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब और किस राज्य में लागू हुआ था। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब और किस वर्ष में लागू हुआ था। सन 1988 में उड़ीसा राज्य में भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था उड़ीसा में हुआ था और 1988 में। आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे बना के लिखते हैं। तो आप जो ऑडियो में सन याद करेंगे, अगर आपको एक क्वेश्चन याद है इस वन्य के बारे में, तो आपको उसके बारे में पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन भी जोड़ के उसमें आपको लिखना पड़ेगा।
आप इस तरह से आपको जो कॉफ़ी चेक करेगा वह नंबर दे सकता है। अगला है, वनों की कटाई रोकने के लिए हिमालय में कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन चलाया? जो उड़ीसा में चला था वह चिपको आंदोलन था। अगला है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादित करने के लिए टिहरी के किसानों ने कौन सा आंदोलन चलाया? बीज बचाओ आंदोलन नवदानाएं यानी नए दान, नवदानाएं का मतलब नए दान। ठीक है। अगला है, सत्य का चयन। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की संख्या 8% पाई जाती है, सत्य है। अगला है, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा आदि संकटग्रस्त जातियां नहीं है। ये तो संकटग्रस्त जातियां इसमें नहीं दिया है, अगर हाँ दिया होता तो सत्य होता। अगला है, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों को संरक्षित जातियों में शामिल किया जाता गया है। बिल्कुल सत्य बात है, शामिल किया गया है। और अगला है, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियर बाघ रिजर्व भारत में वन संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। तो इसमें बिल्कुल सत्य बात है। असम और मानस बाघ रिजर्व और केरल में केरल में जो पेरियर बाघ रिजर्व यानी वो एक रिजर्व था हुआ है, बाघ परियोजना की उदाहरण है, सत्य है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र एक जीवन विज्ञान का विषय है, नहीं, मात्र जीवन विज्ञान का नहीं है, ये सभी का विषय है। ठीक है। अगला है, हिमालय यानी एक औषधीय पौधा है। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजना संयुक्त वन प्रबंधन उड़ीसा में किया गया था, मुंडा और स्थल की महुआ और कदम के पेड़ों की। ठीक है। अगला है, काला हिरण है सुभेद संकटग्रस्त जाति, एशियाई हाथी सुदेव जाति, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक, हिमालय का भूरा बालू दुर्लभ जातियां, और गुलाबी शेर जो बतख लुप्त हो गई है। ठीक है। आरक्षित वन किसे कहते हैं? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। रक्षित वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई जाती है। वर्गीकरण जो सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। अब आ गए इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम पढ़ेंगे, जैव संसाधनों के विनाश से क्या होगा? जैव संसाधनों के विनाश से संस्कृति विविधता का विनाश हो जाएगा। जो जैव संसाधन है उनके विनाश से जैव संस्कृति का भी विनाश हो जाएगा। इसके विनाश से कई मूल जातियां वनों पर आधारित समुदाय निर्धन हो जाएंगे। अगर हम जैव संसाधनों का विनाश कर दें जो जिसमें जीव पाया जाता है, तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे फिर से। जैव संसाधनों के विनाश से संस्कृति विनाश हो जाएगी, संस्कृति का विनाश हो जाएगा, और जो पेड़ वनों पर आधारित किसान लोग भी गरीब हो जाएंगे। अगला है, सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों में वनों को 2 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है। पहले राज्य का नाम बताइए जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया गया। यह संयुक्त वन प्रबंधन कैसा कार्य करता है? तो 1988 में जो ओटी थी, देखो आया, मैंने बोला था कि ओटी में से आपको सने आएंगी। तो 1988 में उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। इसके अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों से बचाव के लिए कार्य करता था, अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं, पास किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने इस पर संस्थाएं बनाई, और इस वन कार्यक्रम में गांव के लोगों और सरकार के अधिकारियों दोनों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप दिया। एशियाई चीते पर नोट लिखिए। एशियाई चीता भूमि पर रहने वाला विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है। यह बिल्ली परिवार का सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी पहचान इसकी नाक के दोनों तरफ फैली आंसू की लकीर नुमा निशान से है। 20वीं शताब्दी में अफ्रीका में ये बाघों की संख्या बहुत पाई जाती थी। 1952 में भारत ने इसे लुप्त जाति घोषित कर दिया। हिमालय अब क्या है? हिमालय अब एक प्रकार का औषधीय पौधा है। जो हिमाचल प्रदेश के
अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अर्थात ऐसा लिख सकते हैं हिमालय या भी एक औषधीय पौधा है जो अरुणाचल में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है जिससे कैंसर का उपचार किया जा सकता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सर्वाधिक निर्यात की जाती हैं। इससे अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा हो गया है। यह कई क्षेत्रों पर तो है हजारों पेड़ भी सूख गए। अगला है जैव संसाधनों का विनाश संस्कृति विनाश से कैसे जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था कि आपको जो क्वेश्चन पहले का याद है, अगर उससे रिलेटेड या जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को उठा के भी इसमें लिख देना है। अब जैव संसाधन का विनाश संस्कृति विनाश से के आधार से कैसा जुड़ा है, तो देखो मैं जो पहला क्वेश्चन था उसे भी बताता हूँ। इसमें लिखा है जैव संसाधनों के विनाश से क्या होगा, और इसमें लिखा है कैसे जुड़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम उसी क्वेश्चन को लिखेंगे, जैव संसाधनों के विनाश से संस्कृति विनाश हो जाएगी, यानी संस्कृति का नष्ट हो जाएगा, और जो वनों पर आधारित वर्ग भी गरीब हो जाएंगे, और जो आधारित वर्ग भी गरीब हो जाएंगे, और इसका अत्यधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे उनका अत्यधिक कार्य बढ़ जाने के कारण वे अपने बच्चों को भी संभाल नहीं पा रही हैं। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप सूखा और बाढ़ आएगी जो गरीबों को अत्यधिक प्रभावित करेगी। अगला है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए 2। अगर आपको 2 लिखा आ गया है तो आप उसी क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये भी IMP होने वाला है। तो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। तो हम इन पर जो इनके पॉइंट लिखेंगे उसे लिखेंगे सारे भारत में रक्षित जातियों को हम शुरू से लिखेंगे। इस अधिनियम में वन्य जीवों के आरक्षण के अनेक प्रावधान हैं। इनमें लोगों ने स्वयं शिकार पर प्रतिबंधित कर दिया तथा वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई तथा प्रबल बल दिया गया। नंबर दूसरा है, कई परियोजना में तो घोषणा की गई कि घोषणा के प्रकार के उद्देश्य से गंभीर खतरे में पड़े विशेष जातियों को बचाने का था, जैसे एक सींग वाला गैंडा, बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर आदि हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता यानी जीवों का विलात होना, यानी बहुत होना। पृथ्वी पर पृथ्वी पर जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर बहुत यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का होना ही जैव विविधता कहलाता है। इनके कार्य और आकार सभी भिन्न होते हैं। अगला है, जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जीवन में कुछ अनेक वस्तुएं हैं जो अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं या आवश्यकताएं की प्राप्त होती हैं। यानी जैव विविधता के कारण ही मानव को अपनी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, जिससे पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना हुआ है। फिर क्वेश्चन लिख देना है, जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जगत के हास्य का कारण बनी। मानवीय क्रियाएं जैसे कृषि का फैलाव, यानी जो मानवीय क्रिया हैं वो मानवीय क्रियाओं के कारण प्राणी जगत और वनस्पति जात को कैसे हानि हुई। तो सर्वप्रथम लिखेंगे, मानवीय क्रियाकलापों जैसे झूम कृषि, स्थानांतरण खेती, अधिक कृषि के कारण वनों का विनाश किया जा रहा है। वनों के कारण ही हमारा जीवन स्थिर है, और मनुष्य की क्रियाकलापों के कारण ही और जो वन्य जीव हैं उनका विनाश हो रहा है और उनके आवास को मिटाया जा रहा है। यही कारण है कि प्राकृतिक मानवीय क्रियाकलापों के कारण वनस्पति जात और प्राणी जगत के हास का कारण है। अगला लिखना है, भारत में विभिन्न समुदाय में किस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण में योगदान किया गया। वन और वन्य जीव संरक्षण में समुदाय का योगदान। अब इसको लिखना है, आपको इसको सिर्फ समझना है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि
भैरवदेव की सेंचुरी के नाम घोषित कर दी। इसमें शिकार पर वर्जित किया गया तथा इन्हें बाहरी यानी जो बाहर से आने वाले शिकारी लोगों की घुसपैठ बंद कर दी तथा राजस्थान के अन्य गांवों में यानी सरिस्का जो बाघ परियोजना है वह राजस्थान में है के गांव के लोग वन्य जीव अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य भी बंद कर दिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कुछ समाज के लोग अपने विशेषकर पेड़ पौधों की पूजा करते हैं जो आदिकाल से उनका संरक्षण करते आए हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव में आसपास आपको जो काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड भी देखने को मिलेंगे। वे वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला है वनों के लाभ बताइए। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इस बारे में हमको चर्चा करनी है। तो वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वन मृदा प्रदान को रोकते हैं, क्या इससे हमें जड़ी बूटी प्राप्त होती हैं, भूमि के स्तर को ऊंचा करने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ संसाधन संरक्षण संघ में पौधों और प्राणियों की विभिन्न जातियों का वर्गीकरण कीजिए। तो पहला है सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, सुदैव जातियाँ, स्थानीय जातियाँ और लुप्त जातियाँ। ठीक है। अब तीसरा पार्ट आ गया है जल संसाधन क्या है। तो इसमें ओटियां आना है सिर्फ इस पार्ट से। तो इसमें दिया है नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियां को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित से में वर्गीकरण कीजिए। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अधिक प्रदूषित क्षेत्र, जल क्षेत्र। अगला है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इसमें उत्तर लिखेंगे जल की कमी से अप्रभावित, यानी जो चारों हैं इसमें उपयुक्त कथन देना था उनको, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कैसा हो सकता है, इसके तो 4 ही हैं, तो आपको इसके 4 ही लिख देने हैं। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य और बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजना के वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इसमें से बहुउद्देशीय नदी परियोजना की जो विशेषता होगी वह होगी ग नंबर की सही। अगला है किसने कहा गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये जवाहरलाल नेहरू का जो कथन था उसने किया। जो हमारे देश के जो महान नेता थे वह थे जवाहरलाल नेहरू ने किया था ये कथन। तो आप इनको देख सकते हैं। अगला है टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। टिहरी नामक बांध है जो किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर। ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पे और भांगड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सतलुज नदी पर। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है धरातल का ... भाग जल से ढका हुआ है। तो वह है 3/4, यानी जो जल से कितना भाग ढका हुआ है तो वह है 3/4। 3/4 यानी 3/4, 3/4 भी लिख सकते हैं हम इसको। जल दुर्बलता है जल की कमी के कारण। अगला है कई योजनाओं को एक साथ बनाना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। भारत में 2 राज्य ... हैं जहां जल की कमी है, गुजरात और राजस्थान में। इजराइल के में प्रति वर्ष ... औसत वार्षिक होती है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है आलवड़ीय जल का स्रोत क्या है। आलवड़ीय जल का स्रोत है सतही, अफवाह और भूमजल। इसका एक कोई भी लिख सकते हैं। अगला है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। उसका आंसर है 22%। 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भोपाल की झील है। लोकप्रिय बिंदु भादु गीत किस क्षेत्र में गाया गया था। दामोदर की घाटी पे गाया गया था। 14वीं शताब्दी में किस शासक ने दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई हेतु हौज बनाया था। इल्तुतमिश ने। ठीक है। अगला है नर्मदा नदी पर निर्मित बांध का नाम सरदार सरोवर बांध है। बिल्कुल गलत है।
अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के समय व्रत के स्तर पर झीलें बनाई हैं, बिल्कुल सत्य है। बड़े बांधों के संरक्षण हेतु नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, बिल्कुल भी नहीं चलाया गया था। तो जल की दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या के परिणाम जल की कमी यानी जल की मांग और उसकी असमान वितरण का परिणाम है, सत्य है। सिंचित कृषि में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, सत्य बात है। अगला है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप देख सकते हैं राजनीतिक दल हैं वह है, सॉरी हम लिखेंगे सबसे शुरू से, ठीक है, जो हम लिखेंगे शुरू से। तो पहला है राजनीतिक जल नीति, तो वह है 2002 में, और गंगा उत्तर भारत में पाई जाती है, ठीक है। जल का नवीनीकरण, जल चक्रण, जल के प्रमुख स्रोत 4 और भौम जल के उपयोग 92%, ठीक है। अगला देखते हैं पार्ट 4 कृषि है इसमें। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि और रोपड़ कृषि, बागवानी कृषि और गहन कृषि। रोपड़ कृषि सॉरी, चाय माय जो इसमें आती है, चाय माय, तो इसका आएगा रोपड़ कृषि, ठीक है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो वह है चना, ठीक है। रबी की फसल है वह है हमारी चना। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, तो इसमें है दालें, ठीक है। और अगला है भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, वह है 2/3, ठीक है। अगला है गहन कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमि का आकार छोटा होना और एक भूमि पर कई फसलों का उगाया जाना, यह कृषि पारंपरिक ढंग से की जाती है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, सरसों, कपास। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, तो चावल, ज्वार, चना, जूट, चना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है, तो जो मोटे अनाज की फसल होती है, ज्वार भी होती है, बाजरा भी होती है, रागी भी होती है, और गेहूं नहीं है। अगला है भारत में चाय, कॉफी, रबड़ तथा गन्ना महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं, ठीक है, रोपड़ फसलें हैं। अगला है असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में भारत के प्रमुख गेहूं चाय उत्पादक राज्य हैं। असम राज्य, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल चाय की, ठीक है। अगला है भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है, तो यह होती है रबड़ भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है। अगला है अब इसमें है अपनी उच्च लागत के कारण बाजार में की मांग कम हो रही है, तो वह हो रही है जूट की मांग। अगला है भारत में प्रकार की रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं, 4 प्रकार की। फिर है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसी कृषि जिसमें किसान उत्पादित वस्तुओं अपने घर में प्रयोग करते हैं, तो वह होती है जीवन निर्वाह कृषि। अगला है सब्जियां, फलों और फूलों की गहन कृषि क्या कहलाती है, बागवानी फसलें। और अगला है ये वे फसलें हैं जो जिन्हें किसान बाजार में बेचने के लिए उगाता है, इसे वाणिज्यिक कृषि भी कह सकते हैं, इसे नगदी फसल कहते हैं। भारत किस फसल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, दालों का, ठीक है। कपास की उत्पादन में चीन के दूसरा स्थान किसका है, भारत का ही है। अगला है रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, बिल्कुल सत्य बात है। रागी एक शुष्क फसल है, इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला है रबड़ की फसल दक्कन के पठार में शुष्क उत्तर भागों में काली मिट्टी उगाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। असत्य बात है, सॉरी, रबड़ नहीं उगाई जाती है, इसमें तो कपास उगाई जाती है, सत्य बात है। कपास का मूल स्थान भारत माना गया है, बिल्कुल सत्य बात है। रेशम को सुनहरा जूट को कहा जाता है, रेशम को नहीं कहा जाता है, सत्य है। रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, सत्य है। अब इसको मिलाएंगे तो यह भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह। बड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है, रोपड़ कृषि। गेहूँ है रबी की फसल, और चावल है खरीफ की फसल, और सब्जियां है जायद की फसल, ठीक है। अगला है कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसे खाद्यान्न के लिए उत्पन्न किया जाता है, यह मनुष्य जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगला पढ़ेंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह क्या है, यानी प्रारंभ में जो कृषि किस प्रकार होती थी, ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे हमको।
तो अब लिखेंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह की कृषि वह है जो भूमि में छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि के औजार, लकड़ी के हल और खुदाई करने की छड़ी तथा परिवार तथा अथवा समुदाय श्रम की मदद से यह कृषि होती थी। कर्तन दहन प्रणाली क्या है? तो यह क्वेश्चन दो शब्दों में भी आ सकता है, कर्तन और एक स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि को हतोत्साहित क्यों किया? ये कैसा आ सकता है? एक कर्तन दहन प्रणाली को हतोत्साहित किस प्रकार किया? तो इसमें वनोपर्दन होता है और इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि इसमें वह कृषि जिसमें अधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके तथा उत्तम बीज का प्रयोग किया जाता है। यह खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अगला है रबी की फसलें होती हैं। इसका क्वेश्चन है रबी फसलें क्या होती हैं? 4 उदाहरण दीजिए। इन फसलों को शीत ऋतु से अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून में के मध्य काटा जाता है। इसकी उदाहरण है गेहूँ, जौ, मटर, चना रबी की फसलें की उदाहरण है। अगला खरीफ फसलों का समय कौन सा होता है? खरीफ फसलें मानसून के आगमन में के साथ अर्थात जून से जुलाई में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के आरंभ में ही होती हैं अर्थात सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अगला है शुष्क भूमि कृषि क्या है? यह एक प्रकार की कृषि है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं, जैसे ज्वार और बाजरा की खेती, और इसमें रागी कृषि भी आ सकती है। अगला है भारत की किन्हीं 4 रेशेदार फसलों के नाम बताइए? जूट, सन, कपास, प्राकृतिक रेशे। अगला एक पेय फसल का नाम बताइए? इसे उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक कितनी चाहिए? ठीक है, तो चाय एक पेय फसल है। चाय एक झाड़ी की पत्तियों को संशोधित करके प्राप्त होती है। अनुकूलित भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु इसके लिए आर्द्र उष्ण जलवायु चाहिए, तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीमीटर और वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक। और अगला है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण है। गेहूं एक खाद्य फसल है। उत्पादक उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मृदा का प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, दिन प्रतिदिन गेहूं कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? यानी किस प्रकार कम हो रही है इसकी फसल, इसके बारे में हमको बताना है। तो हमारी जो कृषि कम हो रही है वो है इसमें भूमि की उर्वरता कम हो रही है। ठीक है, ऐसे बना के पॉइंट लिखना है। इसको पढ़ेंगे। कृषि भूमि के दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, इसका भूमि का आकार कम होना है, उत्पादन कम होना है, किसानों की गरीबी बढ़ना है, खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ना है, उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति न होना आदि है। इससे यह हो जाएगा। ठीक है, और अगला है वाणिज्यिक कृषि क्या है? वह कृषि जिसमें बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं, अगर हम बाजार में वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं, यानी हम बाजार में फसलें बेचेंगे तो हम सोचेंगे इससे अधिक ही अच्छी फसलें जाएँ हमारी बाजार में और अच्छे मूल्यों पर बेचें। तो इसे ऐसे बना के लिख सकते हैं। अगला है क्या कारण है कि भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? भारत में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि है। ठीक है, क्या कारण है भारत में अनेक फसलें उगाई जाती हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि है और यह उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान तथा डेल्टाओं के प्रदेश में उगाई जाती है। नंबर दूसरा, और इस पर नंबर दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर अनेक मृदाएं पाए जाने के कारण यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण, कृषि की दृष्टि में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि की हेडिंग लिख देना है। यह
हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यह मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यह कारखानों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है और इसके सकल घरेलू से 26% योगदान रहा है। अगला है, भारत में पाई जाने वाली 2 रेशेदार फसलों का वर्णन करें। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ वाले क्षेत्रों के मैदानों में की जाती है, जहाँ जल की निकासी होती है। इसके बढ़ने पर तापमान उच्च की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल और बिहार इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। प्राकृतिक रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होते हैं, जो मलबरी पेड़ों की हरी पत्तियों पर पलता है। ठीक है, हम देखेंगे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो चावल की खेती करते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जलवायु, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह आर्द्र तथा गर्म जलवायु में खूब पनपता है। इसके लिए 25 डिग्री तापमान और 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। और मिट्टी चावल के लिए गहरी, चिकनी, दमोह और दोमट के नीचे चीका और जलोढ़ परत वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त है। इसके लिए जल काफी समय तक रुका रहता है। खरीफ व रबी की फसल में अंतर। खरीफ व रबी की फसल, ये फसल शरद ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ रबी की फसल ये उल्ट पलट दिए हुए हैं, तो हम पहले लिखेंगे खरीफ की फसल है। ठीक है, इसकी के अनुसार देखेंगे। ये फसल है वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं। ये फसल शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं। ये फसल शरद ऋतु के आरंभ में काट ली जाती हैं और ये फसल ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट ली जाती हैं। और अगला लिखेंगे, अब इसको हो गया। अब लिखेंगे गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन। तो तापमान, गेहूँ की अच्छी फसल होने के लिए शीतकालीन तापमान 10 से 15 सेलोग्राम और जो ग्रीष्म होता है वह 20 से 25.5 सेलोग्राम आवश्यकता होती है। और यह जब बोते हैं तो तापमान 15.5 सेलोग्राम चाहिए और पकने के समय 26.5 सेलोग्राम चाहिए। ठीक है, और पकते समय इसे धीरे धीरे तापमान बढ़ना चाहिए और आकाश स्वच्छ होना चाहिए। और वर्षा, गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। इससे वर्षा अधिक हानिकारक होती है। कम वर्षा वाली सिंचाई आवश्यक होते हैं। बहुत वर्षा पकते समय वर्षा होना लाभदायक भी होता है। श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वेत क्रांति वह क्रांति जिसमें श्वेत क्रांति में डेयरी के विकासों में दूध उत्पादन पर निर्भर करती है। यह पीत क्रांति तिलहन पर निर्भर करती है। श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन को बढ़ाने में विशेष बल दिया गया और पीत क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ाने में विशेष बल दिया गया। ठीक है, अगला भारत में गन्ने की पैदावारी के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तापमान, गन्ने की पैदावारी के लिए 21 से 27 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त है और पौधे में अंकुर निकलते समय 20 सेंटीग्रेड तथा बढ़ते समय 20 डिग्री से 30 सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। अगला है सस्ते श्रमिक। इसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, इसकी लगवाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कपास तथा पटसन के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का तुलना कीजिए। तो कपास को 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक आवश्यकता होती है। और पटसन के लिए 30 डिग्री से अधिक तापमान और 150 सेंटीमीटर वर्षा। और कपास के चुनने के दिनों में कोहरा रहित दिनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, यह दमोह और काली मिट्टी में उगाई जाती है और यह जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। अगला देखेंगे, भारत में कृषि फसलों के प्रति हेक्टेयर उपज किस प्रकार बढ़ाई जाती है। तो जो भारत में कृषि की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अच्छे बीजों का उपयोग करके, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके, और इस प्रकार से इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगला कृषि उपकरण कृषि उत्पादन बढ़ाने में किस प्रकार उपयोगी है, किन्हीं 2 बिंदुओं पर समझाइए। तो अधिकाधिक कृषि भूमि का उपयोग करके कृषि उपकरणों की मदद से उपलब्ध भूमि पर सही समय पर कृषि क्रियाएं, जुताई, बुवाई, निराई, गुड़ाई, कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई, कटाई, गहराई और परिवहन तथा भंडार को पूरा कर पाना संभव हुआ। और समय की बचत, मशीनों ने किसानों को कठिन शारीरिक श्रम करने से छुटकारा दिलाया और इसमें कम समय में हो जाता है और अतिरिक्त समय में अन्य कामों भी कर सकते हैं। जूट के अब पढ़ेंगे, जूट के उत्पादन में सहायक भौगोलिक दशाओं का विवरण दीजिए।
तो इसमें तापमान एवं वर्षा, तो जूट के लिए जो तापमान की आवश्यकता उच्च होती है, क्योंकि इसके लिए तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। और इसके लिए जो धूप होती है, धूप भी अच्छी चाहिए। और जूट के लिए 125 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक भी आवश्यकता होती है। और जहाँ वर्षा 90 से यानी 95 से 100 होती है, वहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है। और धरातल जूट का पौधा अपेक्षाकृत ऊंचा एवं सागरीय तट के निकटवर्ती धरातल पर उगाया जा सकता है। इसकी निचली भूमि दलदली भूमि में भी उगाया जा सकता है, या धान के खेतों में भी उगाया जा सकता है। अब देखते हैं हम पार्ट 5। तो ये है खनिज और ऊर्जा के बारे में, ठीक है, ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो हम इसको पढ़ेंगे। रुको देखते हैं, PDF और कहीं खुल गई है, देखते हैं। रुको, ऊर्जा संसाधन जी आ गए, ठीक है। अब हम इसके पहले सर्वप्रथम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। अब इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो यह है बॉक्साइट। अगला, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, लोहा। तो अभ्रक का है। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के खतरे किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का विक्षेपण और संचलन होता है? तो वह होता है तलछटी चट्टानों में, ठीक है। अगला देखेंगे, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? वह होता है थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोहे धातु नहीं है? तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल व कोबाल्ट। बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अलोह धातु नहीं है? तो सीसा, तांबा, बॉक्साइट, सल्फर। अगला देखेंगे, मैग्नीशियम का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो खाद, रासायनिक, कृत्रिम वस्त्र, सीमेंट। अगला है ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ, पेंट, लोहा, इस्पात। तो पेंट, लोहा, इस्पात में किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का संसाधन नहीं है? तो वह नहीं है, इसे है भूतापीय, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक गैसों को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण, ठीक है। इसका पहला वाला आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, अगली ओटी देखेंगे, चट्टानें डॉट डॉट के समरूप तत्व हैं। तो चट्टानें जो हैं उस किन के समरूप तत्व हैं? वह हैं खनिजों के समरूप तत्व हैं। अगला है, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में डॉट डॉट के रूप में सोना, चांदी, टिन व रूप से पाए जाते हैं जलोढ़ जमाव के कारण। अगला है, डॉट डॉट सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है, जिसे 70% लोहांश पाया जाता है, वह होता है मैग्नेटाइट। अगला है, डॉट डॉट सर्वोत्तम प्रकार का डॉट डॉट सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। अगला, कृष्ण गोदावरी नदी बेसिन में डॉट डॉट के भंडार है प्राकृतिक गैसों के। अगला है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वह है ओडिशा। जल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जल ऊर्जा। और झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट से उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है बायोगैस। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत भूतापीय ऊर्जा। और देश का लगभग 52% तांबा किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। अगले हैं सत्तर। बेलाडिया की पहाड़ियाँ बेल के झील में से मिलती जुलती हैं, इसलिए इन पहाड़ियों को बेलाडिला की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सत्य है। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानों में तांबे प्रसिद्ध है। सत्य है। गुजरात राज्य बॉक्साइट के राज्य में उत्पादक है। सत्य है।
गुजरात नहीं है, सॉरी, बॉक्साइड की में नहीं है। और कोयला आर्गेनिक गैसों का चट्टान है असत्य। और झारिया रानीगंज बोकारो पेट्रोलियम नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम तो मुंबई हाई से प्राप्त होता है। अगला है लोहे खनिज है, मैग्नीशियम तांबा अलोय खनिज है, तांबा बॉक्साइड, रेड हॉल हैंगे, जोवाई व चेरा पूंजी अधात्विक हैं, वे हैं अभ्रक और चट्टानी खनिज हैं जो हैं चूना पत्थर, और कोयला है विटामिन लिग्नाइट। अगले आ गए हैं क्वेश्चन आंसर, तो हम इनको पढ़ेंगे। लोहे एवं अलोय खनिज क्या हैं? लोहे व अलोय खनिज वे खनिज हैं जिन्हें हम लोहे की मात्रा होती है और लोहे खनिज कहलाते हैं। उदाहरण मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नीशियम आदि। और अलोय वे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती अलोय खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइड, सीसा एवं सोना। ऊर्जा के गैर पारंपरिक साधन वे साधन होते हैं जिनके ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा के भी संसाधन नवीनीकरण है, उनकी आपूर्ति होती रहती है, गैर परंपरागत साधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु। और ऊर्जा संरक्षण के तीनों उपाय लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के तीन उपाय निम्न है। नंबर 1, जरूरत पड़ने पर ही ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए और व्यर्थ में बर्बाद ना होना चाहिए। और घर में उपयोग होने वाली बिजली को स्विच को आवश्यकता ना होने पर बंद रखें। अगला रेड हॉल खनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। उत्तरी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत विवाह समुदाय को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहे, अयस्क, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। और जोवाई व चेरापूंजी में कई परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग बनाकर कोयले का खनन करने लगते हैं। इसे रेड होल खनन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है और क्यों? भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का प्रमुख दूसरा साधन पेट्रोलियम है या खनिज है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। इसके साथ ही तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वर्क तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है, इसलिए यह प्रमुख साधन हो सकता है। आप इसको किताब पढ़ सकते हैं और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आज का ही दिन बीच है जो क्लास 10th वालों के लिए, और कल हमारा जो 10 बजे से हैं वो पेपर देने जाने हैं हमारे लिए। अगला एल्युमिनियम पर लेख लिखिए। तो हम एल्युमिनियम धातु का किस तरह प्रयोग करते हैं, किस चीज़ को बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक होता है। एल्युमिनियम का उपयोग हम सर्वाधिक एल्युमिनियम किले जैसे दिखने वाले बॉक्साइड नामक खनिज से निकालते हैं एल्युमिनियम को। और एल्युमिनियम का उपयोग हेलीकॉप्टर बनाने में, हेलीकॉप्टर की पुर्जे बनाने में और अन्य चीज़ों में किया जाता है। भारत में बॉक्साइड मुक्ता, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर करनी के पठारी क्षेत्रों में, प्रदेशों में, उड़ीसा में से मिलता है। हम खनिजों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? हम खनिजों का संरक्षण निम्न प्रकार कर सकते हैं। खनिजों की खनन प्रक्रिया को बर्बादी से रोकना एवं चक्रीय उपयोग की विधियां का विकास करके उन्हें अपनाना, और खनिजों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना, और अज्ञात संपदा का नवीनतम सर्वेक्षण विधियों द्वारा पता लगाना और उन्हें गहन सर्वेक्षण किया जाए। ठीक है। प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? प्राकृतिक गैस का निम्न प्रकार से महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। और अगला है, इसमें ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला तीसरा, ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैसों के प्रमुख नियोक्ता हैं। अगला है, गोबर गैस अथवा बायोगैस क्या है? इनके 3 लाभ लिखिए। जो विज्ञान में है गोबर गैस और बायोगैस, उसका नामांकित चित्र है, हम इसमें नहीं आएगा आपको, तो यह इसमें दिया है। यह जैविक अपशिष्ट पदार्थों जैसे पक्षी के अपशिष्ट, झाड़ियों, पशुओं और मानव जाति
अपशिष्ट से उत्पन्न होती ऊर्जा है। नंबर 1 यह ऊर्जा का गहन परंपरागत साधन है। नंबर 2 इसकी ताप क्षमता मिट्टी के तेल, गोबर, कोयले तथा कच्चे माल की तुलना में कहीं अधिक है। नंबर 3 यह प्रदूषण का कारण नहीं बनती। अगला खनिज क्या है? लोहे और अलोहे खनिज में क्या अंतर है? तो खनिज भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में कठोर, हीरा व नरम चूना तक के अनेक रूपों में पाए जाते हैं। लोहे खनिज और अलोहे खनिज ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है और ऐसे खनिज लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, लोहे खनिज कहलाते हैं। लोहे खनिज में मैग्नीशियम, अयस्क, कोबाल्ट पाए जाते हैं। इसमें तांबा, सोना, चांदी आदि पाया जाता है। जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, अगला है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के वे परंपरागत साधन जिनमें उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जाता है और गैर परंपरागत साधन वे साधन जो परंपरागत साधनों के पहले इसका उपयोग होता था। और कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति इसके उदाहरण है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इसके उदाहरण है। इन साधनों में ऊर्जा उत्पन्न करने में होने वाली प्रक्रिया में पर्यावरण दूषित होता है, इसमें दूषित नहीं होता है। ठीक है। आगन तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? आगन तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह से मिलते हैं और खनिजों के छोटे जमाव सिराओं के रूप में बहित जमाव परतों के रूप में मिलते हैं। खनिजों का निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब एक तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ठीक है। और ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। अगला है हमें खनिजों की संरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ी? हमारे देश में खनिजों का भंडार सीमित है और इनकी मांग दिनों दिनों बढ़ती जा रही है। इनकी जो मांग है वह दिनों दिनों बढ़ती जा रही है और इनकी एक कम मात्रा में मिलने लगे हैं। ये हमारे देश में कम मात्रा में मिलने लगे हैं। और अगला दूसरा है खनिज अनापूर्ति के साधन है। यह अति आवश्यक है कि हमें इनकी सीमित रखना चाहिए। ठीक है, और बुद्धिमान से उपयोग करना चाहिए। तीसरा है खनिज संपदा पर देश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भी निर्भर करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दिया है कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसमें से एक गोंडवाना राज्य में 200 लाख और दूसरा टायरशिप में 55 लाख। ठीक है, और इसके नाम दिए हुए नदियों के तो आप इसको पढ़ लीजिए आप स्वयं। और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। भारत में फोटोवोल्टेइक तकनीकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। नंबर 2, ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी तथा पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। ठीक है, और अगला है सौर ऊर्जा का प्रयोग कर हम अनेक रूपों और प्रकार के से कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने, पंप द्वारा जल निकालने, गर्म पानी करने और दूध को रहित बनाने में। अगला है खनिज हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो खनिज हमारे जीवन में अपने अंग हैं क्योंकि हमारे विकास के लिए विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोग करते हैं। खाना बनाने में, खाना पकाने में जिस बर्तन का उपयोग करते हैं वह खनिज का बना रहता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जिस वाहन का उपयोग करते हैं वह खनिजों से ही बने रहते हैं। और घर, स्कूल तथा अन्य दूसरे भवनों के निर्माण में भी खनिजों का उपयोग होता है। रेल की पटरी, सड़कें, औजार बनाने में भी इन्हीं का उपयोग होता है। ठीक है, 4 पॉइंट बना कर लिख देना है। अयस्क को परिभाषित कीजिए। उन सेलों समूहों के मुख्य आधार बताइए जिन्हें खनिज प्राप्त होते हैं। अयस्क किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्व का मिश्रण या संचयन है। सेल समूह के मुख्य आधार प्रकार जिनसे खनिज प्राप्त होते हैं निम्नलिखित। नंबर 1, आगन तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह से मिलते हैं। खनिज के छोटे जमाव को सिरा तथा बृहत्तम जमाव का परत कहते हैं। अगला है अवसादी चट्टानों में खनिज
संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। नंबर 3 धरातलीय चट्टानों के अवगठन तथा चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपवर्तन के पश्चात बंधी हुई अपशिष्ट चट्टानों में खनिज प्राप्त होता है। नंबर 4 कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी पाए जाते हैं। इन्हें प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। खनिजों के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। धात्विक खनिज, लोह खनिज, अलोह खनिज, बहुमूल्य खनिज और अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातुएं मिलती हैं, ठीक है। और लोह खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है और अलोह खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। बहुमूल्य जो हमारे लिए बहुत अधिक मूल्यवान है और अधात्विक वे खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती हैं। ऊर्जा जिसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण आपको स्वयं देख लेना है, हमने इनकी परिभाषा पढ़ा दी है, इतना ही लिखना है हमको। अगला है धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है और अधात्विक खनिज वे खनिज जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। और इसके उदाहरण है बॉक्साइट, टिन, सोना, चांदी और इसके हैं चूने का पत्थर आदि, ठीक है। और एक खनिज आगन एवं कांतरिक चट्टानों में पाए जाते हैं, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये लचीले होते हैं, लचीले नहीं होते हैं, ठीक है। इन खनिजों में तार, चादरें, छड़ें बनाई जा सकती हैं। इसमें तार, छड़ें नहीं बनाई जाती हैं। इनमें चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती है, ठीक है। अब है कोयले पर लेख लिखिए। कोयले का भंडार है, उस पर हमको लेख लिखना है। तो कोयले का भंडार पर लेख लिखिए। हमने बताया था आपको, एक क्वेश्चन है, मैं इधर बैक करके, कोयले का वितरण। तो इतना क्वेश्चन आपको इतना का इतना उसी में उठा के रख देना है शुरू से, ठीक है। आपको इसके अनुसार नहीं चलना, उतना का इतना उठा के रख देना है, ठीक है। और थोड़ा मिला देना है इसको, इनके राज्यों के नाम लिख देना है। गोंडवाना कोयला और धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकरो में स्थित जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोनभद्र नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टायर शेप कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे हैं कि कोयला स्थल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित होता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग लिखिए। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लीजिए। मैं इनके थोड़ा छोटा छोटा करके बता देता हूँ आपको पढ़ के। वो परमाणु और आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना से बदलने से प्राप्त होती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो इसमें ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ में पाए जाते हैं, ठीक है। और का प्रयोग अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अगला है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है और फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। जो सौर ऊर्जा है इसको डायरेक्ट विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो गई है। आपको इतना ही लिखना है, आप इतना बड़ा ना लिखें। अगला है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु नागरकोइल में मदुरई तक अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है, ठीक है। इनको इधर तक ही लिखना है आपको। अगला लिखना है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट पदार्थ और पशुओं और मानव जातीय अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग में बायोगैस उत्पन्न होती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय संरक्षण मिट्टी के तेल उपलों व चारकोल की अधिकतम अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। इतना ही लिखना है। अब ये दिया हुआ है आपको मानचित्र, ये दिया हुआ है आपको मानचित्र, ठीक है। आपको ये मानचित्र देख लेना है। आपको मानचित्र एक पेज आएगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको सर्वप्रथम पाकिस्तान इधर दर्शाना है, चीन इधर दर्शानी है और जो नेपाल है
भारत आपको पता है कि इधर ही है, और नेपाल हमारे देश से झुका हुआ है, और भूटान भी। और जो देश का चित्र नहीं है, ये तो उनके राज्यों का है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर मुंबई हुई है, यहाँ पे उत्पादन होता है। इसमें अंकलेश्वर यहीं पर दर्शाएंगे, और अरब सागर है, लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी है। आप समझ लीजिए कि यही चित्र आएगा आपको बनाने के लिए। आप इन्हीं में से कर लीजिए, आपको 2-4 नाम आएंगे तो इन्हीं को याद कर लीजिए। अब आ जाते हैं विनिर्माण, ठीक है। इनके क्वेश्चन भी कुछ थोड़े ही हैं, आप पढ़ लेंगे हम। तो हम इसकी सर्वप्रथम ओटी देखते हैं। तो ओटी है विनिर्माण उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, सेल, टाटा स्टील और NNCC। सेल, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सेल। उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अगला संयुक्त उद्योग के उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका सही आंसर है। भारत का सबसे प्राचीन एवं प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया गया था? वह छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, ठीक है। जो टाटा कंपनी के उन्होंने लगवाया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया था? यह पश्चिम बंगाल में लगाया था। सेल उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। सेल जो भारत हैवी भी है उसी के अंतर्गत आता है। टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निजी के क्षेत्र के। सूती वस्त्र उद्योग है कृषि पर आधारित, ठीक है। लोहे इस्पात के कच्चे माल के नाम बताइए? बॉक्साइट, पेट्रोलियम, जस्ता, लोहा, कोयला, चूना, पेट्रोलियम, मैंगनीज। इसी का दूसरा आंसर होगा। अगला दिया है एक देश की आर्थिक ताकत को ... उद्योगों के विकास द्वारा मापा जा सकता है विनिर्माण के द्वारा। अगला है स्वामित्व के आधार पर सीमेंट उद्योग को ... मिश्रित क्षेत्र में रखा गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ... निजी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलते हैं सरकार के, ठीक है। ऑयल इंडिया जो संयुक्त है यह निजी भी है और सार्वजनिक ही भी है, ठीक है। अगला है पहला सकल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में ... में लगाया था मुंबई में। अधिकांश ... मिले पश्चिमी बंगाल मुख्यतः हुगली नदी के तट पर एक सक्रिय मेखला में ... स्थित है। पटसन निर्मित वस्तुओं का निर्यात किस व्यापार को बढ़ाता है? वाणिज्य व्यापार को। अगला है जो उद्योग कृषि उत्पादकों को औद्योगिक उत्पादों में परिवर्तन करते हैं उसे कृषि पर आधारित उद्योग कहते हैं। अगला है जूट, रेशम, सूती वस्त्र मिले किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण है? कृषि आधारित, ठीक है। अगला है जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकतर कौन से उद्योग केंद्रित हैं? लोहा और इस्पात उद्योग। अगला है सत्य किसी देश की आर्थिक उन्नति का मानक विनिर्माण उद्योग है? सत्य है। अगला रबड़ उद्योग खनिज पर आधारित उद्योग है? सत्य है। असत्य है। और अगला है लोहा इस्पात आधारभूत उद्योग है? सत्य। भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता में 1855 में लगाया गया था? सत्य है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीशियम की कुछ मात्रा मिलाई जाती है? सत्य है। सही जोड़ी है पटसन का होगा हुगली और नदी बेसिन। निजी क्षेत्र के उद्योग बजाज ऑटो और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण। कपास कृषि पर आधारित NP पार्ट के क्वेश्चन आंसर। तो हम इनको पढ़ेंगे। हुगली नदी के तटवर्ती भागों में पटसन उद्योग क्यों विकसित हुए? तो हुगली नदी के तटवर्ती भागों में पटसन उद्योग के लिए पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल, बस, जल परिवहन का जाल, सस्ते श्रमिक, कोलकाता जैसे बड़े महानगरों का होना तथा निर्यात के लिए बंदरगाह का होना आदि प्रमुख दशाएं हैं इस उद्योग के विकास के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अगला है विनिर्माण क्या है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। जैसे अनाज से आटा पीसना और कपास से धागा बनाना यानी वस्त्र बनाना और धागा और तथा वस्त्र बनाना अब गन्ने से चीनी बनाना, लोहे से कच्चा लोहा, कच्चे लोहे से मशीन बनाना, ये विनिर्माण के कार्य हैं। और उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक लिखिए।
तो कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के अनुसार शक्ति के साधन, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के 3 महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं जो किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन कारकों की अनुपस्थिति में किसी भी उद्योग की स्थिति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। अगला है औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए। तो श्रमिक, पूंजी एवं बाजार वे 3 मानवीय कारक हैं जो औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन मानवीय कारकों की स्थिति में कोई भी औद्योगिक स्थिति सुचारू रूप से नहीं बन सकती। ठीक है। आधारभूत उद्योग वे उद्योग जो किसी अन्य उद्योग पर निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। लोहा, इस्पात और तांबा प्रगलन है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। समझाइए। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि जहां उद्योगों द्वारा कृषि यंत्रों को निर्मित किया जाता है जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाई, रासायनिक खाद, थ्रेसर मशीन तथा अन्य कृषि यंत्र, वहीं कृषि द्वारा कई उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित किया जाता है जैसे रबड़ उद्योग के लिए रबड़ और चीनी उद्योग के लिए गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए पढ़ेंगे। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है क्योंकि जहां उद्योगों द्वारा कृषि यंत्रों को निर्मित किया जाता है जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद, थ्रेसर मशीन तथा अन्य कृषि यंत्र, वहीं कृषि द्वारा कई उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित किया जाता है जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना, रबड़ उद्योग के लिए रबड़। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कृषि आधारित इन उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल कृषि उत्पाद है जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी की चाय, कॉफी, वनस्पति तेल आदि हैं। खनिज आधारित इन उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल खनिज होता है जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग हैं। ठीक है। अगला है स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। ठीक है। और संयुक्त उद्योग, इनकी परिभाषा दीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे उद्योग सरकार की नियंत्रण में होती है। सार्वजनिक उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और निजी जो किसी एक व्यक्ति अथवा समुदाय के नेतृत्व में होते हैं उसे हम निजी क्षेत्र कहते हैं। और जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को, डाबर उद्योग। और संयुक्त उद्योग वे उद्योग जो दोनों की संयुक्ति द्वारा बनाए जाते हैं, सार्वजनिक और निजी के, तो जैसे ऑयल है। ठीक है। अगला है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कच्चे माल तथा तैयार की मात्रा पर भार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, भारी उद्योग वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चा माल प्रयोग करते हैं उन्हें उत्पादन को इस भारी होते हैं उन्हें भारी उद्योग कहते हैं जैसे लोहा, इस्पात, इंजन बनाने का, सीमेंट आदि। हल्के उद्योग वे उद्योग जो कम स्थान घेरते हैं उन्हें, और माल दोनों ही हल्के होते हैं उन्हें कच्चा माल हल्के उद्योग कहते हैं जैसे विद्युतीय उद्योग। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। क्यों? आपको अथवा में ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अथवा में इनमें से एक कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको इनको लिख देना है। ठीक है। हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। आधारभूत उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है। क्योंकि इनमें भारी, हल्के और मध्य उद्योग इनमें बनी मशीनें पर निर्भर करते हैं। अगला है उद्योगों में लोहे का प्रयोग। जो उद्योगों में है लोहे का प्रयोग किस प्रकार होता है तो देखते हैं। अधिकतम सहायक उद्योग जैसे मोटरसाइकिल, रेल इंजन और रेल लाइनें, जलपोत निर्माण, मशीन का निर्माण, पुलों, बांधों तथा अन्य अनेक औद्योगिक एवं व्यावसायिक कार्यकलाप लोहा तथा इस्पात उद्योग पर आधारित हैं। अगला है रोजगार। लोहा तथा इस्पात उद्योग कुशल तथा अकुशल मजदूरों को रोजगार प्रदान करता है और मिनी इस्पात उद्योग भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। अगला है हम लोहे इस्पात उद्योग का पूर्ण संभाव्य विकास क्यों नहीं कर पाए। भारत में यद्यपि संसार एक महत्वपूर्ण लोहे उत्पादक देश है, परंतु हम फिर भी इसका संभाव्य विकास नहीं करने के कारण है हमारी उच्च लागत एवं कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता।
ठीक है। अगला है हमारे सामग्री की उत्पादकता का कम होना। अगला है ऊर्जा की पूर्ति नियमित तौर पर ना होना, मूलभूत आधारभूत संरचना की कमी। अगला है ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, यानी इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग। तो इस उद्योग में बड़ा संयंत्र होता है, इसमें कम होता है। इसमें कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित करने के से लेकर ढालने तक की प्रक्रिया होती है। इसमें भट्टी, रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भारी इस्पात बनाया जाता है, इसमें हल्का इस्पात बनाया जाता है। उदाहरण लिख देंगे। और फिर उद्योगों की समस्याएं, उच्च लागत एवं कोयले की सीमित आवक। ये वाले उद्योग लिखना है तो तीनों लिख देंगे, ठीक है। उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषण करते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और तापीय। जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु प्रदूषण करती है। इस रासायनिक, कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं आदि छोटे छोटे कारखानों से धुआं निकसित होता है, जिससे प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का नदियों में प्रवाह करने से प्रदूषित होता है। कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो रंग, अपमार्जक अम्ल तथा लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक तथा रबर, शहद, कृत्रिम रसायन आदि जल में बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तापीय कारखानों तथा तापघरों से निकला गर्म पानी नदियों तथा तालाब में जल को गर्म कर देता है, इससे तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका दुष्प्रभाव होता है। मछलियाँ मर जाती हैं, सूक्ष्म जीव भस्म हो जाते हैं। विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण उद्योग होते हैं। इनके महत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1, रोजगार। विनिर्माण उद्योग बहुत संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और दैनिक जरूरतें। विनिर्माण उद्योग दैनिक जरूरतों से उत्पाद का निर्माण करता है तथा सामान्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन। देश में उद्योगों के विकास के साथ बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन संभव हो गया है। सार्वजनिक उद्योग और निजी सहकारी क्षेत्र, इनके स्वामित्व राज्य या केंद्र सरकारों के हाथों में होता है। इसके स्वामित्व प्रबंधन एक वर्ग के लोगों के हाथ में होता है। सार्वजनिक और निजी आ जाएगा आपको। सार्वजनिक और क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में अंतर नहीं। इसको चलाने के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके चलाने के लिए धन आपसी सहयोग और स्वेच्छा से मिलकर लगाया जाता है। छोटे से बड़े सभी कर्मचारी व प्रबंधक वेतनभोगी होते हैं। इसमें प्रतिभागियों को अपनी लागत पूंजी अर्थात शेयरों से अनुपात से प्राप्त लाभ होता है। और अब आ गया है सूची वस्त्र उद्योग का कृषि के साथ निकट क्या संबंध है, सिद्ध करो। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा करके पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय में योगदान। सूती वस्त्र उद्योग हमारी राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, सबसे अधिक योगदान है देता है। भारत धागे और वस्त्रों का निर्यात दूसरे देशों में करता है तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कृषि के साथ निकट का संबंध। इस उद्योग का कृषि के साथ निकट संबंध है। कृषकों कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले को यह आजीविका प्रदान करता है। मांग में वृद्धि एवं रोजगार। सूती वस्त्र उद्योग में मांग की वृद्धि करने वाला उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग मांग की वृद्धि करने वाला उद्योग है, अर्थात इस उद्योग के कारण रासायनिक रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री तथा और इंजीनियर उद्योग की मांग बढ़ती है। यह उद्योग बड़ी संख्या से कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का अधिकतम केंद्रीकरण मुंबई और अहमदाबाद में तथा आसपास है। कोई चीज बांट दीजिए। कच्चे माल की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु। इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए कच्चे माल की नियमित आपूर्ति होती है। इन दोनों क्षेत्रों की जलवायु अनुकूल होती है, इनमें कपास का अच्छा उत्पादन सुनिश्चित है। निर्यात सुविधा। मुंबई तथा अहमदाबाद भारत के प्रमुख समुद्री पतन के मध्य में बढ़िया कपास होती है। मशीनों तथा आसमान से आयात किया जाता है तथा तैयार माल निर्यात किया जा सकता है। सहजता एवं उद्यमिता। महाराष्ट्र एवं गुजरात के लोग व्यापार के लिए साहसी एवं उद्यमी होते हैं। वे व्यापार को बढ़ाने के लिए जोखिम ले लेते हैं। इस कारण वस्त्र उद्योग जैसे बड़े उद्योगों का विकास हुआ।
चीन उद्योग के सामने ये प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो कोई 3। गन्ने की उपज का प्रमुख होना। यद्यपि भारत में गन्ने की खेती के लिए अधिकतम क्षेत्र है, परंतु प्रति हेक्टेयर उपज विश्व के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है। उद्योगों का अल्पकालिक होना। चीनी का निर्माण एक मौसमी उद्योग है जो कि वर्ष में 4 से 7 महीनों के लिए होता है। मिल के श्रमिक वर्ष के शेष महीनों में बेकार रहते हैं। इससे उद्योगों की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। उत्पादन की उच्च लागत। गन्ने की उच्च लागत, अकुशल तकनीक, उत्पादन की अनार्थिक प्रक्रिया तथा अधिक करों के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। भारत में चीनी के उत्पादन की लागत विश्व में सबसे अधिक है। उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का चर्चा। तो उद्योगों द्वारा निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्न उपाय हैं। नदियों व तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से उनका शोधन किया जाएगा, जिससे जल प्रदूषित ना हो। ठीक है, एक पॉइंट यह बनेगा। वायु में निर्गमित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों का जड़तीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण लगाया गया। ठीक है, तीसरा है ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया गया जो ऊर्जा समक्ष हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करती है। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के प्रयोग के साथ कानों पर शोर नियंत्रण करना भी उपकरण भी पहनना आवश्यक। जनरेटर में साइलेंसर लगाए गए। अब आ गया है 7 पार्ट। तो इस 7 पार्ट में से भी कुछ नहीं आना, अपनी सिर्फ ओटी आना, तो इसकी ओटी पढ़ते हैं। तो इसमें निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान हैं? स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो वह है पाइप लाइन। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा जयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र। ठीक है, इनमें से कौन सा पतन भूमि पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्तरीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। तो यह इसका आंसर होगा रेल परिवहन। और भारत सरकार की दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है एक्सप्रेस वे मार्ग। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, पूर्वी पश्चिम गलियारा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है उत्तरी दक्षिणी गलियारा किन 2 नगरों को जोड़ता है? आगरा एवं हैदराबाद, वाराणसी एवं कन्यानगर। तो यह श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया गया है? वह केंद्रीय लोक के द्वारा। ठीक है, निर्माण के द्वारा। तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर कौन सा प्राकृतिक पर्वत है? कोलकाता, तूतीकोरन और विशाखापट्टनम। तूतीकोरन। राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, वह होता है राष्ट्रीय। और ऊर्जा समक्ष और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का साधन है जल परिवहन। अगला है मुंबई पतन पर व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए स्वातंत्र प्राप्ति के तुरंत बाद कच्छ में पतन को पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। तो इसे कांडला। अगला है 1953 में परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया वायु परिवहन का। ठीक है, अगला है पिछले में भारत में पर्यटन और उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि है 3 दशक में। ठीक है, अगला है रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में बांटा गया है? इसका आंसर है 16। और अगला है यातायात का सबसे महंगा वायु परिवहन। अगला है ये गहरे समुद्री तट हैं जो समुद्र में जाने वाले जहाजों को आश्रय देते हैं, बोलते हैं पतन। और विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है भारत। अगला है भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित कौन करता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड।
और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों को विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है आकाशवाणी। ठीक है, आप सत्य को स्वयं देख लीजिए, आपको वैसे सत्य सभी सही लग रहे होंगे और इन जोड़ियों को भी आप मिला लीजिए। तो हमारी ये किताब हुई ख़त्म। तो हम हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और उसी पर हम जो कल पेपर आएगा उसको डाल देंगे। आपका बिल्कुल सही पेपर ही वही आएगा जो हमारे पास है अभी। और आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हम बता देते हैं हमारे टेलीग्राम का क्या नाम है, SPS क्लासेस वीडियो। ठीक है, SPS क्लासेस वीडियो के नाम से हमारा टेलीग्राम है, SPS क्लासेस, जो हमारे चैनल पर डला हुआ है उसी वही टेलीग्राम पर डला हुआ है। तो उस पर जुड़ जाइए, हम आपको पेपर कल प्रोवाइड करा देंगे। आपको स्वयं OT देख लीजिए, फिर आपको पेपर आज रात में 3 बजे सवेरे की यानी कल 3 बजे डल जाएगा रात में। तो आप उसको टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। इससे जो मानचित्र हमारे लिए दिख रहा है तो हम इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, क्योंकि ये जो मानचित्र है यह 23वें क्वेश्चन में आना है, जो 4 नंबर का आएगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। इसमें जो आपके पास जो सीरीज हैं उनमें से भी आप इस मानचित्र को देख सकते हैं। तो अब मानचित्र का हमने फोटो दे रखा है, तो यही मानचित्र आएगा। इसमें से कुछ जो 4-5 नाम पूछे जाते हैं वो भी 4 नंबर में, तो उनको रख लीजिए। अब आ गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। तो आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की। लोगों को वहां एकत्रित होने दिया। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए तो वहां जनरल डायर वक्तबंद गाड़ियों तथा सेना के साथ जा पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के नृत्य व शांतिपूर्वक सभा कर रहे लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। मरने वाले भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य लोगों के प्रति नैतिकता की भावना पैदा करना था। यह बड़ा एक अमानवीय कृत्य है। इसके लिए सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए। जनरल डायर को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब आता है साइमन कमीशन। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। यह आयोग भारत के लिए बना था, परंतु इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सभी सदस्य अंग्रेज थे। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियां शामिल थीं। इस कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्वक का प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने हमला कर दिया, जिस कारण इस महान नेता की मौत हो गई। यही साइमन कमीशन था। अब आप इस क्रिप्स आंदोलन को स्वयं पढ़ लीजिए। ये भी परीक्षा की दृष्टि से आएगा और इसकी सन आपको जरूर याद रखनी है।